हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हवन में। दोस्तों, कल का जो क्लास था वो डेटा अपलोडिंग के कारण नहीं हो पाया था। तो कल का जो क्लास है यानी कि क्लास 6 वो आज हम लोग करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 6 करते हैं। और 2018 में पूछे गए इस पेपर से ये सारे साइंस के क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी बुक से मैं निकाल कर आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का हल करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन ए स्केडियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैलियम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और गैलियम जर्मेनियम गैलियम जर्मेनियम और स्केडियम, ये तीनों जो है गैलियम जर्मेनियम और स्केडियम, ये तीनों को आवर्त सारणी मेंडलीव द्वारा जो बनाया गया था उसमें ये तीनों को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए खाली स्थान में आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्व भरे गए। तो उसका आंसर हो जाएगा ये तीनों, स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी के आर, ऑप्शन सी एन ई, ऑप्शन डी एच ई। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हेलियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 kg मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है यानी कि निकेल, तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसको मैथ्स हम बोल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, आप मैथ्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 32% दे रखा है, कॉपर है। आपसे पूछा क्या है, कॉपर, यानी कि 1 kg में 32% बताना है। तो 1 kg यानी कि 1000, इसका 32%, यही पूछा है ना आपसे, ये जीरो नहीं होगा, इसका 32%। तो ये 1010 को काट देगा, 1010 को काट देगा, हो जाएगा 320 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 320 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन ए अधोमुखी युग्मज विखंडन, ऑप्शन बी गुणक विखंडन, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ युग्मज विखंडन, ऑप्शन डी रेखीय युग्मज विखंडन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी युग्मज विखंडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक जटिल अस्थायी है। हम लोगों ने पिछला क्लास जो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। और ये पैरेनकाइमा का भी कार्य बताया था, स्क्लेरेनकाइमा का भी कार्य बताया था, और ये कुलेनकाइमा का भी कार्य बताया था। ये तीनों का कार्य मैंने बताया था। पैरेनकाइमा जो होता है वो छोटे पौधों के लिए, छोटे पौधों में वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, पैरेनकाइमा छोटे पौधों में वृद्धि का कार्य करता है, स्क्लेरेनकाइमा पौधों में दृढ़ता लाता है, और कलेनकाइमा ये पौधों में लचीलापन लाता है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो जाकर के देख लेना। इससे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले पेपर में हुए थे सभी के सभी मैंने करवा दिए। और आप सभी से एक बार विनती करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा देना, और हम लोग से आप जुड़ जाइए।
और इसका पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्वरण की बीमा डैश होती है। ऑप्शन ए L1 MT -2, ऑप्शन बी L1 M1 T2, ऑप्शन सी L1 M2 T-2, ऑप्शन डी L1 M0 T2। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ मैं पहले आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपका। त्वरण बराबर आपका हो जाएगा त्वरण बराबर हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m डिवाइडेड बाई s स्क्वायर बराबर हो जाएगा m डिवाइडेड बाई t स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा m का पावर 0 l और t-2। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती है। ऑप्शन ए के होता है लेकिन एल और एम नहीं, ऑप्शन बी के एल एम और एन, ऑप्शन सी के एल और एम, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर डी के और एल लेकिन एम नहीं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और तीसरा आवर्त जो होता है वो तीसरा आवर्त जो होता है हमारा वो 11 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि तीसरा आवर्त कब कितना नंबर परमाणु संख्या से स्टार्ट होता है, तो 11 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 60 kg द्रव्यमान की वस्तु को 4m स्थानांतरित करने के लिए कितना बल लगाना होगा। ऑप्शन ए 15 न्यूटन, ऑप्शन बी 240 न्यूटन, ऑप्शन सी 200 न्यूटन, ऑप्शन डी 60 न्यूटन। ठीक है, तो द्रव्यमान दे रखा है कितना द्रव्यमान दे रखा है 60 और स्थानांतरित भी दे रखा है यानी कि विस्थापन 4 मीटर। ठीक है, द्रव्यमान मास हमारा कितना दे के रखा है आपका 60 kg और विस्थापन हमारा दे रखा है वो आपका d इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 मीटर विस्थापन, और हमसे पूछा क्या है बल, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा m इंटू डी, यानी कि विस्थापन यहाँ हो जाएगा m कितना है 60 इंटू 4 इक्वल टू 6 चौके 24 240 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी पैक्टिन, ऑप्शन डी क्यूटिन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्यूटिन। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन किया जाता है कि क्यूटिन होता क्या है, तो क्यूटिन जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें अवरोधक का गुण होता है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है कि क्यूटिन में किस प्रकार का गुण पाया जाता है, तो इसमें अवरोधक का गुण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए M-GH, ऑप्शन बी MGH, ऑप्शन सी FS, ऑप्शन डी हाफ mv²। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर MGH, और ये जो हाफ mv² होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये होता है आपका गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का भी पूछ सकता है, तो गतिज ऊर्जा का जब पूछेगा तो हाफ mv² हो जाएगा, और
स्थिति ऊर्जा का जब पूछेगा तो mgh, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी बला बला घूर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण। और दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि आवेग जो है वो कौन सी राशि होती है, तो आवेग जो होगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आवेग जो होगा आपका सदिश राशि हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब आपसे पूछे तो आप बता देना कि आवेग सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक घर में एक महीने के दौरान 1500 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन ए 9 इंटू 10⁸, ऑप्शन बी 5.4 इंटू 10⁸, ऑप्शन सी 3.5 इंटू 10⁸, ऑप्शन डी 4.10 इंटू 10⁸। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा में जूल में होती है ऊर्जा की मात्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खर्च ऊर्जा इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये आपका पहले मेरा खर्च ऊर्जा जो था उसको मैंने लिखा, और 1 किलो वाट आवर बराबर होता है आपका ये। ठीक है, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका 1 किलो वाट आवर बराबर होता है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया, ये तो दिया नहीं है। तो ये 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और खर्च ऊर्जा कितना है 150 ना, 150 यूनिट। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁸ जूल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे बना रहा, और भी जो क्वेश्चंस है उनको आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं आपको उसका डिटेल्स भी बता रहा हूँ, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, आप पूरा का पूरा वीडियो देखना। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो होने वाला परीक्षा है ग्रुप डी का, उसमें आप 20 से 22 नंबर आसानी से पा जाओगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप पूरा का पूरा हमारे चैनल से पूरे जुड़कर पूरा का पूरा वीडियो देखते हो तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है या फिर डैश होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, जिस परमाणु की वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या होती है उसकी संयोजकता 0 होगी, 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पर ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 3। ठीक है, और 4 कार्बन वाले भी क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में करवाया था, इसीलिए मैं आप सभी से बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो देखना। जितना इस चैनल से जितना भी आपको साइंस के लिए वीडियो दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, आप उसको पूरा करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम।
तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है क्लोरीन से रिलेटेड, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो उसका आंसर भी हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, और सबसे अगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, ये जो दो इंपॉर्टेंट्स यहाँ से पॉइंट से निकल रहे थे वो दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार डैश होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ठीक है, परमाणु आकार घटता है लेकिन परमाणु संख्या जो होगा वो बढ़ेगा। यहाँ से देखना आप क्वेश्चन यहाँ पर ये पॉइंट्स पूरा ध्यान देना। अगर आकार पूछेगा तो घटता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछेगा, परमाणु संख्या पूछेगा तो बढ़ता है। ये एक शब्द जो है वो आपको कंफ्यूज करके आपका नंबर गलत करवा सकता है, आपका नंबर घटा सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आकार जब भी दे तो घटता है और परमाणु संख्या जब भी दे तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाली अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए स्लेटी, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सफेद। ठीक है, और इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा सी ए ब्रैकेट में OH2। ठीक है, सूत्र अगर पूछेगा तो आप बता देना CaOH2। और इसका रंग कैसा और छेप का रंग कैसा दिखता है? तो वो हो जाएगा सफेद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर नियमित प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी लेकिन धुंधला, ऑप्शन सी वास्तविक लेकिन उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बड़ा। ठीक है, आभासी और बड़ा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक और उल्टा किसका होता है? वास्तविक और उल्टा किसका होता है? तो ये हो जाएगा आपका रेटिना का। ठीक है, रेटिना का वास्तविक और उल्टा होता है। आपसे जब भी पूछे कि वास्तविक और उल्टा किसका होता है तो उसका आंसर हो जाएगा रेटिना का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए CH2, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी CH4। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, C2H6। और अगर आपसे पूछे यहाँ से, और ये देखिए C2H2 जो होता है ये क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन ही है लेकिन ये क्या है? सरल एकीन है। ठीक है, सरल एल्कीन है। ये एक सरल एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन ही है लेकिन सरल एल्कीन है, याद रखना ये सरल एल्कीन है। और CH4 जो है, CH4 ये मीथेन का होता है, मीथेन का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? ऑप्शन ए 80 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, ऑप्शन डी 0.8 मीटर। ठीक है, तो शक्ति बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटा समय। शक्ति बराबर यानी कि पावर बराबर क्या हो जाएगा?
कार्य बटा समय W/T, ठीक है। और पावर कितना दे रखा है 160, बराबर हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपका mgh में। तो m क्या होगा आपका mgh में, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका 40 इंटू 10 g का वैल्यू और इंटू h जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि h ही तो पूछा है हमसे ना, और डिवाइडेड बाई t दे रखा है 20, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में, और ये 1 0 को काट देगा, ये 2 इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 8 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 8 मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? ऑप्शन ए 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 25 न्यूटन, ऑप्शन सी 15 न्यूटन, ऑप्शन डी 50 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 80 केजी वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति डैश होगी? ऑप्शन ए 3200 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 640 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी 800 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन डी 600 जूल पर सेकेंड। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका पावर बराबर, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा W/T, पावर आपका यहाँ पर W बराबर हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई T, और m कितना है दे रखा है 80 इंटू 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई T कितना दे रखा है 50। इससे इसको काटेंगे तो ये 1 0 को काट देगा, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 का 32, 32 दूना 64, 640 64, और ये 1 0 यहाँ पे उतर जाएगा तो 640 जूल पर सेकेंड हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका ये n मिसप्रिंट है, n नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी जीन। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जीन, ठीक है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है, ठीक है। आपको तो ये पता ही होगा जीन जो है उस किससे रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोमोसोम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम वो मनुष्यों में 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े में अगर पूछा जाएगा जोड़ी में तो 23 जोड़ी होगी, और ऐसे पूछा जाएगा तो 46 होता है, ठीक है। और पुरुषों में होता है आपका, जो पुरुष में होता है वो हो जाएगा XY, और महिलाओं में होगा आपका XX, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकोगे, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए। और जीन का ये हमारा एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हरगोविंद खुराना जो है उन्होंने ये जीन का सबसे पहले खोज दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणुओं के बारे में 12C6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी इसमें 12 प्रोटॉन और
6 न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ऑप्शन डी इसमें 6 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं परमाणु संख्या, परमाणु जो होगा ये हो जाएगा आपका, परमाणु में आपका हो जाएगा प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर होता है, और मास में आपका हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर आपका मास और परमाणु दोनों को अगर ऐड करेंगे तो परमाणु और माइनस, परमाणु से माइनस को अगर ये माफ कीजिएगा, मास में दोनों है ना, यहाँ पर देखिए दोनों है, तो मास माइनस परमाणु करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर P प्लस N बराबर माइनस P। ये P को काट देगा, N निकल जाएगा आपका। ठीक है, और N निकल जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होगी आपका 6 और प्रोटॉन तो आपका 6 है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों ये था पार्ट 6 डे 6 से वो सभी सारे साइंस के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए, और इसके अलावा और भी अगर जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सभी के सभी डे बाय डे मैं कराते जाऊंगा आप सभी को। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो, आप हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सको, और आपका नंबर इतना अच्छा है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाए और बेल आइकन को दबा दे, सब्सक्राइब कर दे,